हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनवा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के, यानी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जिसका हिस्ट्री है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं, उस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको सभी को मैं लिख करके ले आया हूँ। 8-10 क्वेश्चन आपको होंगे। ठीक है, इसमें 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन है और 5 नंबर वाला भी है। ठीक है, देखिए इस वीडियो से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पक्का ही पूछे जाएंगे, लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और एक बात, इस चैनल पे 12th का और बीए पार्ट 1, 2, 3, ठीक है, सभी क्लास के मतलब वीडियो वीवीआई क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किया जाएगा, 12 का हो चाहे बीए का हो। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यदि आप 12 या बीए का स्टूडेंट है तो। ठीक है, चलिए हाँ, ये जो वीडियो है ये बिहार बोर्ड के लिए है। ठीक है, बीएससीबी पटना जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों के लिए है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 साल से पूछा नहीं है शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस साल आने का चांसेस बनता है। पहले मैं इसको पूरा पढ़ूंगा फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए हाँ, एक और बात, यदि आप सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इसको समझना नहीं चाहते, तो मैं बता देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आप पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, पुरातत्व किसे कहते हैं, कार्बन 14 पट्टी क्या है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर प्रकाश डाले, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में क्या समझते हैं, और हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण, और सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सीमाएँ कहाँ तक फैली हुई थी, और किन्हीं 4 हड़प्पाई स्थल का नाम लिखे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन चाहिए तो आप इन क्वेश्चन को नोट करके जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, आपको इस क्वेश्चन को आंसर भी चाहिए, समझना भी है, तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पुरातत्व 2 शब्द पूरा और तत्व के मिलने से बना है। ठीक है, जिसमें पूरा का अर्थ प्राचीन और तत्व का अर्थ सामग्री होता है, अर्थात उत्खनन से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होता है उसे ही पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पुरातत्व किसे कहते हैं। पुरातत्व 2 शब्द से मिलकर बना है। पूरा का मतलब होता है प्राचीन, क्या, प्राचीन। ठीक है, और तत्व का मतलब होता है वस्तु या सामग्री। ठीक है, तो जो वस्तु या सामग्री हमें खुदाई के दौरान यानी उत्खनन के दौरान जमीन से, भूमि से प्राप्त होती है उसे पूरा तत्व कहते हैं, यानी प्राचीन वस्तु को ही पूरा तत्व कहते हैं। इस बात को समझे होइएगा। जैसे पत्थर यानी लेख अभिलेख, सिक्का, हड्डी, मिट्टी के बर्तन, कांसा आदि। ठीक है, जो भी ये सब वस्तु जो हमें ज़मीन से प्राप्त होती है, भूमि से खुदाई करने पर, ठीक है, जो किसी पुराने ज़माना का हो तो उसे ही हम लोग पूरा तत्व कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझे होइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, पूरा तत्वीर किसे कहते हैं। क्या है क्वेश्चन, पूरा तत्वीर किसे कहते हैं। सिंपल है, उत्खनन से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होती है, ठीक, उत्खनन से उसके बारे में जो विद्वान विश्लेषण करता है उसे पुरातत्वीर कहते हैं। देखिए खुदाई के दौरान तो सामान बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है, किंतु उस सामान के बारे में जो बताता है कि यह चीज़ है, इतने साल पुराना है, ठीक है, ये इस काम में लिया जाता होगा, है ना, तो जो विद्वान उसके बारे में विश्लेषण करता है ना, उस वस्तु के बारे में, उसे हम लोग उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को भी आप लोग समझे होइएगा। ठीक है, देखिए आप लोग अच्छे से देखिए, पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ कर जाइएगा। ठीक है, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कार्बन 14 पद्धति क्या है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। कार्बन 14 पद्धति जीवाश्म के उम्र निर्धारण करने की एक पद्धति है। ठीक है, सभी जीवों में कार्बन 14 एवं कार्बन 12 की मात्रा मौजूद होती है, लेकिन जैसे ही जीव की मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहती है और कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय होने लगता है। अतः कार्बन 12 से कार्बन 14 की तुलना करके जीवों के उम्र निर्धारण किया जाता है।
इस विधि की खोज बीएफ मतलब 1946 में बीएफ लीवी ने किया था। चलिए हम लोग समझते हैं क्या होता है कार्बन 14 पट्टी क्या है। पट्टी का मतलब विधि होता है। क्या विधि? देखिए तो कार्बन 14 पट्टी जीवाश्म यानी जो मरा हुआ व्यक्ति रहता है या कोई वस्तु रहता है जो अवशेष जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा कितना साल पुराना है, ठीक है, तो उसको पता करने के लिए हम लोग कार्बन 14 पट्टी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि यह जो पद्धति है कार्बन 14 यह जीवाश्म की उम्र निर्धारण करने की एक पद्धति है, ठीक है। मतलब सभी जीवों में कार्बन 14 और 12 की मात्रा उपलब्ध होती है, किंतु मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय होने लगता है यानी ख़त्म होने लगता है, ठीक है, और 12 की मात्रा कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहती है, ठीक है। तो हम लोग मतलब जो व्यक्ति कार्बन 14 पट्टी विधि के द्वारा मतलब कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहती है, तो कार्बन 12 के तुलना कार्बन 14 से करके हम लोग जीवों का उम्र निर्धारण करते हैं। और इसकी जो खोज है ना ये बीएफ लीवी ने किया था। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 1946 ईस्वी में, ठीक है, इस विधि का खोज। सॉरी दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर प्रकाश डाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हर साल लगभग पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख जलाशय है जो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका प्रयोग सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता था। इसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट तथा गहराई 8 फीट था। इसमें अंदर जाने के लिए दक्षिण की ओर से सीढ़ी बनी हुई थी, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर प्रकाश डाले, ठीक है, यानी स्नानागार मतलब जल कुंड, ठीक है, जलाशय यानी स्नान करने की जगह। तो देखिए विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख क्या है जलाशय। प्रमुख जलाशय मतलब इसकी महत्व था जलाशय की, एक बहुत बड़ा जलाशय था, ठीक है, जो सार्वजनिक था, ठीक है। ये जो जलाशय था मोहनजोदड़ो का यह जलाशय क्या था सार्वजनिक था जिसमें सभी लोग स्नान कर सकते थे, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो शहर से मिला है इसलिए मोहनजोदड़ो का जलाशय हम लोग कहते हैं या विशाल स्नानागार कहते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सब्जेक्टिव में भी, ठीक है, तो 39 फीट थी, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट थी, ठीक है। और इसमें नीचे डालने के लिए नहाने सीढ़ी बना हुआ था दक्षिण की ओर से, ठीक है। और यहाँ पे स्नान के बाद कपड़ा चेंज करने के लिए कमरे भी बने होते थे, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपसे मीटर में, ये तो फीट में हमने लिखा है, मीटर में ही पूछ रहा है। 39 फीट का जब मीटर में आप निकालिएगा तो 11.8 होगा, ठीक है, 8 मीटर होगा। और 23 फीट का जब निकालिएगा तो यही कोई 7.5 मीटर होगा। और 8 फीट का जो निकालिएगा आप लोग मीटर में तो ये 2.5 ये मीटर में होगा, ठीक है। तो मीटर में इस जलाशय का लंबाई चौड़ाई और गहराई है, ठीक है, फीट में तो वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी होगी किंतु एक वीडियो में आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका 20 मिनट का वीडियो है तो क्या हुआ आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट तो हो रहा है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो लिपि किसी भी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि भाव चित्रात्मक था, ठीक है, इसको हम अभी समझते हैं। उसे विद्वानों ने पढ़ने में सफलता हासिल नहीं किया। इसके सबसे बड़े लेख में 26 चिन्हों का प्रयोग किया गया है और अब तक इसके 400 वर्णों के बारे में हमें जानकारी मिली है। इसके कुल चिन्हों की संख्या 64 है। देखिए क्या कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है ना ये भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब ये है कि जो भाव होता है यानी हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसको एक चित्र के माध्यम से लिखा गया है, ठीक है। जैसे हम लोग अक्षर में अभी लिखे हुए हैं इस तरह से नहीं लिखा गया है। जैसे चाइनीज अक्षर आप देखे होइएगा कैसे रहता है चित्र की तरह, ठीक है। उसी तरह से जो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था, जो लिखने का, लिपि का क्या मतलब होता है लिखने का तरीका, ठीक है, यानी हाँ लिखने का तरीका को ही हम लोग क्या कहते हैं लिपि कहते हैं। तो जो चित्र बना बना करके हड़प्पा सभ्यता में लिखा जाता था कुछ भी, ठीक है।
किंतु आज तक उस चित्र को कोई पढ़ नहीं सका। लिखा हुआ विद्वानों ने उसे पढ़ने में सफलता हासिल नहीं किया है। ठीक है, तो और इसके सबसे बड़े लेख में 26 चिन्हों का प्रयोग किया गया, यानी सबसे बड़ा जो लाइन लिखा गया है, पैरा लिखा गया है, उसमें 26 चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और 400 वर्ण अभी तक मिले हैं, 26 चिन्ह। और सबसे बड़े जो मतलब कुल जो चिन्हों की संख्या है वो कितना है, 64 है। ठीक है, जैसे हम लोगों का होता है ना, कई क ख ग में 5 अक्षर ऐसे ऐसे करके 52 है ना, उसी तरह इनका क्या है, 64 चिन्ह है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के इम्पोर्टेंट, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। हड़प्पा सभ्यता के पतन, यह क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे, 2 नंबर में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 5 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे तो आपको ये सारा लिखना है। ठीक है, ये देखिए, ये भी आपको लिखना है पूरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद इन पॉइंटों को लिखना है और इसका भी एक एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब 5 नंबर आपको मिलेगा। किंतु 2 नंबर में पूछे तो सिर्फ आप सीधा इतना लिख दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हैं, और 1 2 3 4 ये आप सब लिख दीजिएगा, ये नीचे हरा जो लिख रहा है। ठीक है, चलिए तो हम आपको टोटल बताते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भी वर्तमान सभ्यता की तरह विकसित सभ्यता थी। ठीक है, यह 2500 बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच, अर्थात 750 वर्षों तक फलती फूलती रही। लेकिन 1750 बीसी के बाद इस सभ्यता का अस्तित्व मिटने लगा, भवनें ढहने लगी, नालियाँ टूटने लगी। ठीक है, जो इसके पतन को प्रदर्शित करता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, जो इस प्रकार है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं पहले इस पॉइंट को। ठीक है, सिंधु सभ्यता क्या थी, एक विकसित सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिसका कार्यकाल की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से, ठीक है ना, 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व घटता है, ठीक है, ईस्वी बढ़ता है, तभी हम लोग ईस्वी में है, ये बात है ईसा पूर्व की। ठीक है, तो ये 750 वर्ष तक यह सभ्यता रहा है लगभग। ठीक है, तो क्या हुआ, अचानक से इसकी क्या है, दीवारें ढहने लगी, अचानक से नालियाँ टूटने लगी, है ना, तो इसका पतन की ओर मतलब अग्रसर हो गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन इस पतन के बारे में सभी विद्वान इतिहासकार का अलग अलग मानना है। ठीक है, मतभेद है। और क्या क्या, कोई देखिए मतभेद क्या है कि कोई कहता है कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, तो कोई कहता है आर्यों का आक्रमण के कारण, कोई कहता है जलवायु में परिवर्तन हो गया, तो कोई विद्वान कहते हैं भूकंप का प्रकोप था, कि भूकंप आया पूरा शहर जल मतलब उसमें धरती में समा गया। कोई कहता अग्नि का प्रकोप, कोई व्यापार में गिरावट, कोई ऋतु में परिवर्तन। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। किंतु जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, वो क्या है, बाढ़ का प्रकोप और आर्यों का आक्रमण। ठीक है, किंतु देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे विश्लेषण करना चाहूँगा कि देखिए बाढ़ का प्रकोप जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है पतन में, क्योंकि देखिए सभी जो शहर था लगभग किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा हुआ था। हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो देखिए हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे था। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे था। इसी तरह लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे था, है ना। तो मांडा की बात करें तो चिनाब नदी के किनारे था, है ना। दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे था। सुरका की डोर की बात करेंगे तो हम लोग दास नदी के किनारे था। ठीक है, तो इस तरह से सभी नगर किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ था। और जैसा कि मोहनजोदड़ो मूवी में भी दिखाया गया है, ठीक है, कि बाढ़ में कैसे डूब जाता है शहर। ठीक है, तो इसीलिए बाढ़ का प्रकोप हड़प्पा सभ्यता के पतन में सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। दूसरा कहा जाता है कि आर्यों का आक्रमण। ठीक है, यानी आर्य लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। आप लोग पढ़े होइएगा मैक्स मूलर के अनुसार। ठीक है, तो आर्य जब आए तो कई विद्वान कहते हैं कि आर्य आए और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मारना शुरू कर दिया, और अंत उसको मतलब 200 सालों में उसको मार करके 1500 बीसी में क्या किया, 1500 बीसी में ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता जिसे हम लोग पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता के संस्थापक किसको माना जाता है, आर्य को।
ठीक है। तो आर्य ने किया, किंतु यह जो आर्य वाला जो पॉइंट है इसको इसलिए नकार दिया गया है क्योंकि आर्य जो लोग है ये 1500 ईसा पूर्व में जो स्थापना किया वैदिक सभ्यता की, वो लोग झोपड़ी में रहते थे, केव्स में रहते थे। ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो वही जो हम बता रहे थे, जो आर्य जो है वो झोपड़ी में रहते थे, किंतु हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ये तो पहले ही हम जान चुके हैं कि नगर में रहते थे, पक्के घर भी थे, कच्चे घर भी थे, किंतु ऐसा कुछ भी वैदिक सभ्यता में देखने को नहीं मिलता, इसलिए आर्य को भी नकार दिया जाता है। तो ये बाढ़ वाला प्रकोप जो पतन का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, किंतु आपको 2 नंबर में पूछे तो इन सारे पॉइंटों को आपको लिखना है, इन सारे पॉइंटों को 5 नंबर में पूछे तो ये पूरा को लिखना है। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन 5 नंबर में लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना पर प्रकाश डालें। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले 170 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ हिस्ट्री का। ठीक है। इन 170 क्वेश्चन का वीडियो आप लोग नहीं देखे तो 4 वीडियो में 170 क्वेश्चन को कवर कराया गया, आप लोग वो भी जाके देख लीजिएगा। इसके बाद आपको हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव तो मैं जैसे इस चैप्टर का लेकर आया और फिर अगले दिन यानी कल किसी और चैप्टर का लेकर के आऊँगा, आपका कंप्लीट करवा दूँगा एग्ज़ाम से पहले तक। आप हमारे साथ जुड़े रहे बस। चलिए अब शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए, नगर निर्माण योजना सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है। नगर निर्माण योजना प्रमुख विशेषता थी। क्यों? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को ग्रिड प्रणाली के आधार पर बसाया गया था। ग्रिड प्रणाली के आधार पर कहने का मतलब होता है, देखिए थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, ये क्या है? ग्रिड प्रणाली है। ठीक है। ये क्या है? ग्रिड प्रणाली है, यानी एकदम सीधा सीधा शहर को बसाया गया था। ठीक है। चलिए, नगरों की सबसे मूलभूत व्यवस्था यह थी कि नगरों के निर्माण में एकरूपता देखने को मिलता है। ठीक है। यद्यपि नगर एक दूसरे के काफ़ी दूर बसे थे, किंतु सभी नगरों किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है। क्या कह रहा है कि इस नगर एक तो सभी जो घर है, नगर है, ये समान है, मतलब एकरूपता देखने को मिलता है। ठीक है। एकरूपता देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि सभी जगह एक तरह के घर है, एक तरह के नदी है, सड़क है, एक तरह के नाली है। ठीक है। और शहर कहीं कहीं भी बसा हुआ है, एक दूसरे से काफ़ी दूर है, किंतु सभी नगर जो है नदी के किनारे बसा हुआ है। नगरों के निर्माण में पकाई गई ईंट और कच्चे ईंट दोनों का प्रयोग किया गया है। भवन एक निश्चित योजना के अनुसार बसाया गया है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, किंतु फिर भी वीडियो में बना रहा हूँ तो थोड़ा सा गला मेरा फंस जाता है, पर आप लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या कहता है कि भवन एक निश्चित योजना के अनुसार बसाया गया था। नगर 2 स्तरीय था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, नगर 2 स्तरीय था। एक था दुर्ग, ठीक है, एक दूसरा निचला शहर। दुर्ग में धनिक लोग निवास करते थे, पुरोहित लोग, और निचला शहर में गरीब लोग निवास करते थे। ठीक है। देखिए, घर इस प्रकार से बसाया गया था कि उसमें किचन, बाथरूम, आंगन, मुख्य दरवाज़ा बना हुआ था, और आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। ठीक है। सभी घरों के बगल से सड़कें गुजरती थी, और सड़कें के दोनों किनारे नालियाँ बनी हुई थी। सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़कों की चौड़ाई 10 से 12 मीटर, याद रखिएगा। वहीं गली की सड़कों की चौड़ाई 3 से 5 मीटर थी। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रकाश स्तंभ भी लगाया गया था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की नगर निर्माण योजना एक प्रमुख विशेषता थी। देखिए, सड़कें के बारे में बात करें तो ये आप लोग पढ़े होइएगा, क्या पढ़े होइएगा? समकोण त्रिभुज पढ़े होइएगा। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, मतलब सीधा सीधा। तो ये जो सड़कें थी ना, ये हमेशा एक दूसरे के समकोण पे काटती थी। देख रहे हैं, ये कौन बना समकोण, ये कौन बना समकोण, ये कौन समकोण, देख रहे हैं।
तो इस तरह से सड़कें थी, ठीक है। और जो मुख्य सड़कें थी ये 10 से 12 मीटर की होती थी, और गली की जो सड़कें होती थी ये 3 से 5 मीटर की होती थी। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अब 2 ही क्वेश्चन बचा है छोटा छोटा। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। देखिए ये भी पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए उत्तर में कश्मीर के मांडा से, है ना, मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद कश्मीर के मांडा, ठीक है। उत्तर में कश्मीर के मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद, और पूर्व में यूपी के आलमगीरपुर से पश्चिम में सुरका गेडोर के बलूचिस्तान। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। देखिए पूर्व में यूपी के आलमगीरपुर से, ठीक है, पश्चिम में बलूचिस्तान के सुरका गेडोर, ठीक है, बलूचिस्तान में सुरका गेडोर पड़ता है, इसको उल्टा कर लीजिएगा। बलूचिस्तान के सुरका गेडोर तक फैला हुआ था, जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था, ठीक है। यह सीमा है, ये क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आप लोग कहिएगा तो मैं सभी चैप्टर को भी आपको मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन बौद्ध जितने भी चैप्टर है वो सब आपको मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट ज़रूर करें, पूरा उसमें आपका फुल तैयारी हो जाएगा। देखिए किन्हीं 4 हड़प्पा स्थल का नाम लिखें, ठीक है। मैं वीडियो कमेंट पे ही बनाता हूँ, ठीक है। तो 4 स्थल का नाम लिखना है, तो इसमें बहुत सारा स्थल मैंने लिख दिया है। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, राखी गढ़ी, बनावली, ठीक है। तो कोई भी 4 आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं। ये भी पूछा जाता है कि 4 मतलब नदी भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो भी हमें कमेंट करें, हम PDF प्रोवाइड करा देंगे, बस आप कमेंट करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ, आपको अच्छा लगा हो या नहीं, मतलब बेकार लगा हो तभी आप डिसलाइक करिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक है। और कमेंट करके हमें ज़रूर ला दीजिए। हाँ, आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं विदाउट माइक के रिकॉर्डिंग करता हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।